सबसे पहले आप लोगों को मैं वेलकम करूंगा हमारी इस क्लास में। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन है एक्सेल के बारे में। और टॉपिक अगर हम शुरू करेंगे मंडे से। और क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी। 1 घंटा 6:55 के आस 55 मिनट से लेके 7 बजे के बीच में आपको लिंक मिल जाया करेगा ग्रुप में। और 7 बजे के आसपास 7:01 2 मिनट 3 मिनट के आसपास जो है क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। जो कि 8 बजे के आसपास चलेगी, कभी 4 मिनट आगे कभी 4 मिनट पीछे हो सकता है। देखिए ये लाइव क्लासेस है, तो इसमें क्लासेस की लेंथ और ड्यूरेशन एवरेज है। ये बढ़ घट सकता है डिपेंडिंग द टॉपिक एंड आपके क्वेश्चन। क्योंकि लाइव क्लासेस है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछने की छूट है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाकी ट्रेनिंग्स होते हैं जहाँ पे 200 300 लोग होते हैं, उनकी माइक को म्यूट किया किया जाता है, अनम्यूट नहीं कर सकते हैं और क्लासेस सारी होती है जस्ट वीडियो की तरह आप ऑब्जॉर्व करें। चैट पे आपको जो पूछना है पूछ लें, अगर ट्रेनर ने चैट देख लिया तो आपको रिप्लाई कर देगा, नहीं देखा तो रिप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि अगर 50 लोग भी बैच में ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है कि अगर 50ओं ने अगर एक एक सवाल पूछा तो 2 घंटे से ऊपर तो उनके सवालों के जवाब देने में चले जाएंगे। इसलिए हमारी बैचेज 12 लोगों के आसपास होती है। हमें एग्जैक्ट 12 की कमिटमेंट नहीं कर सकता, दो चार ऊपर नीचे भी होता है, वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइमिंग है। कुछ ऐसे डिमांडिंग टाइम है वहां पे 15 16 भी हो जाते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर प्लीज ऐड कर लीजिए ऐड कर लीजिए। पढ़ाने के लिए किसी को मना तो नहीं कर सकता हमें, ज्ञान तो सबको देना चाहिए। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक कि मैं आपको टॉपिक क्या कराऊं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सारे लिस्ट भेजे थे पीडीएफ में। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा। बेसिकली जो कोर्स है ये डैशबोर्ड के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, कोर्स जो है हमारा किसके लिए है? एक्सेल डैशबोर्ड्स के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। जो डैशबोर्ड एमआईएस के लिए जो डैशबोर्ड बनाया जाता है उस पे मेरा एक कोर्स फोकस है। सबसे पहले तो आपको एक्सेल की जो यूजफुल फीचर्स है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पिवट टेबल और पिवट टेबल से बनने वाले डैशबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो डैशबोर्ड का हम कई बार जिक्र कर लिए तो हम एक बार दिखाते हैं कि क्या बनाएंगे हम। जैसे पिवट टेबल डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बनेगा आपका। ये डेटा दिख रहा है। अब इस डेटा को हम लोग विजुलाइज करेंगे कुछ इस तरह के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस तरह के फॉर्मेट में विजुलाइज करने से फायदा क्या है। कोई अगर इसको देख रहा है तो उसको क्या फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये जानना जरूरी है कि अगर कोई बंदा इसको देख रहा है तो उसको क्या फायदा होगा इस तरह की ग्राफिक। क्या सुंदर देखने के लिए लगेगा? जी नहीं, सुंदर नहीं। अब इमेजिन कीजिए कि आप जो है एक स्टोर के बहुत बड़ा तो नहीं कर रहा हूं आपको, ये तो कोई धीरे मानी बनी। हाँ, एक स्टोर के ये है मालिक है। आपके पास एक ग्रोसरी या इस तरह के मॉल स्टोर है। आपने बंदा रख रखा है काम करने के लिए। वो बंदा उस पर जाता है और सब कुछ करता है। अब यहाँ पे एक चीज आता है, क्वेश्चन आता है कि शाम में आप जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई बताओ दिन भर क्या क्या हुआ। दिन भर क्या क्या हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको बोलेगा कि सर शर्मा जी आए थे 2 किलो धनिया ले गए, वर्मा जी आए थे 4 किलो हल्दी ले गए। इसी तरह के अगर 100 200 400 एंट्री है तो दो 400 एंट्री अगर आप उसने एक साथ बताना शुरू किया तो पता चलेगा कि आप बोलेंगे बस रहने दे यार। उससे कुछ समझ में आपको नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि आपको एक एक एंट्री में क्या हुआ उससे क्या लेना देना। आपको तो स्टैटिक चाहिए, स्टैटिक, जिससे आप क्या करें, अंदाजा लगा सके। जैसे कि आपके सामने है अभी इस डेटा वो दिख रहा है, इस डेटा को हम इस तरह के स्टैटिक में कन्वर्ट किया।
सबसे पहले मेरा सेल कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, और रेवेन्यू जितना जनरेट हो रहा है उसका कितना परसेंट प्रॉफिट जा रहा है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। सिंपल। उसके अलावा यहाँ आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट दिख रहा है कि आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन कौन है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस रिपोर्ट को देख के डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हम रखें और कौन से प्रोडक्ट को आउटडेटेड करें। मान लीजिए कि आपकी स्टोर में थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, तो आप चाहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट को स्टोर से हटा दें। तो पता चला कि जो आपकी टॉप प्रोडक्ट सेलिंग है उसी को हटा दीजिएगा तो दिक्कत होगा। या आपने देखा कि यार ये तो बहुत कम बिकते हैं, हटा दीजिए, लेकिन मुझे इसका प्रॉफिट देखना, पता चला इसका प्रॉफिट अच्छा खासा है, ये हाई मार्जिन वैल्यू है, और एक भी अगर महीने में बिक जाता है तो बाकी सबके प्रॉफिट के बराबर आ जाता है, तो उसको नहीं हटाना है। उसके अलावा यहाँ आप क्लियरली यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे हैं कि हम आप मेरी सेल जो है क्वार्टर फोर में सबसे ज्यादा होती है। क्वार्टर वन हर यहाँ पे 4 साल का डेटा है। 4 साल का डेटा में समझ में आ रहा है कि हमारा जो क्वार्टर फोर मतलब कि नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है वो बहुत ही हाई डिमांडिंग साइड टाइम है। अब इसमें किसी को छुट्टी नहीं देना है, इसमें किसी को छुट्टी नहीं देना है, बंदे पर्याप्त रखने हैं, माल पर्याप्त रखना है, ये सब डिसीजन आप ले पाएंगे। तो बोलेंगे कि अगर छोटे से दुकान का मालिक को तो सारी सारी चीजें दिमाग में फिट रहती है, लेकिन जिसके पास कई सारे स्टोर्स है, एक बहुत बड़ी कंपनी को रन कर रहा है, इस और बहुत सारे व्यवसाय में इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको इसी तरह की रिपोर्ट से वो देख पाएगा, समझ पाएगा और आगे डिसीजन ले पाएगा। ठीक है। तो यही कहलाती है डैशबोर्ड कह लीजिए, डेटा एनालिसिस कह लीजिए, या जो कहना है कह लीजिए, इसी को कहा जाए। एमआईएस का यही होता है। एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिगार्डिंग द सेल्स एंड सर्विस एंड प्रोडक्शन, ताकि वो उससे आगे जो है अपना एक डिसीजन क्रिएट कर सके, और डिसीजन के अंदर उसका बेस डेटा। अब एक एग्जांपल और देना चाहूंगा छोटे लेवल पे। जैसे मान लीजिए कि आप हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा आपके बच्चे हैं, क्योंकि इसमें कई एज के लोग हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, पापा आपको पॉकेट मनी दे रहा है, तो पापा से कभी आप 100 रुपए ले लेते हैं, कभी 200 ले लेते हैं, कभी 500 ले लेते हैं। एक दिन आपने पापा से 1,000 की डिमांड कर दी, डिमांड में ज्यादा था, वो गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद बोल रहे हैं कि इतना पैसा क्या क्या कर, बताओ तुमको महीने का हिसाब बताओ कि तुमको कितना चाहिए, एक बार महीने का दे दूंगा, अपना महीना मैनेज कर। अब ऐसे ही बोलेंगे पापा मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, तो ऐसी तो डिमांड करोगे तो दो चीजें हो सकती है। एक बहुत ज्यादा रुपए की डिमांड कर दोगे तो मिलने का नहीं, बोले यार इतना रुपए थोड़ी दूंगा, मैं इतना महीना खर्च करेगा। अगर आपने कम डिमांड कर दिया तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो आपको चाहिए स्टेटिक्स। आप पिछले 6 महीने के दिए गए पैसे को का डेटा निकालोगे, उसका एवरेज मंथली एवरेज निकालोगे, फिर उस मंथली को डिवाइड करोगे डे में, और बोलोगे पापा मुझे आप जो है 3,000 का महीना देते थे और 100 रुपए का पर डे हुआ, तो मुझे आप 3,000 रुपए दे दीजिए, मैं काम कर लूंगा। बोलेंगे कैसे? तो आप पूरा 6 महीने का डेटा दिखाओगे कि आपने देखिए इतना पैसा दिया था, इस महीने इतना दिया था, इस महीने इतना दिया था, इस महीने दे दिया, सबका एवरेज जो है 3,000 होता है। 3,000 को मैं 30 से डिवाइड किया तो 100 पड़ते, 100 रुपये पर डे हमारा खर्चा है, आप मुझे 3,000 का महीना, 3100 का महीना दे दीजिए। तो ये स्टेटिक्स रहेगा, तो आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। इसी तरह से जब आप कंपनी के अंदर किसी भी डिसीजन को लेते हो, कोई डिमांड होता है, सप्लाई होता है, या कुछ भी प्रोडक्शंस होते हैं, तो हम पिछले दिए गए जितने भी सर्विसेज है उसको स्टैटिक्स लेके फिर इन फ्यूचर का डिसीजन को निकालते हैं, डेटा को निकालते हैं। यही डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड कहलाता है। अब इसमें एक्सेल का रोल क्या है? देखिए एक्सेल एक टूल्स है जो इस काम को इजीली करके देता है। ठीक है ना? ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, पावर बीआई है और बहुत सारे बड़े सॉफ्टवेयर है, पर एक्सेल पॉपुलर है, हर पीसी में अवेलेबल है। ओके। और मोस्टली लोग इसको यूज कर रहे हैं, देन ये सही
टूल्स रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए कि वोडाफोन ने आपको बोला कि भाई आप मेरी सर्विसेज लीजिए, मेरा सिम ले लीजिए, आपको हम वोडाफोन टू वोडाफोन फ्री कर देते हैं। तो आप वोडाफोन की सिम लेने से पहले चेक तो करेंगे कि आपके जो कांटेक्ट लिस्ट में लोग हैं जिससे आपको फ्रीक्वेंटली बातचीत होती है, क्या वो वोडाफोन यूज करते हैं? अगर वो वोडाफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो पता चलेगा कि आप किसको फ्री में कॉल करेंगे। सेम यही भी होता है कि अगर आपने पावर बीआई यूज कर लिया, टैबलू यूज कर लिया, या और भी बहुत सारे डेटा एनालिसिस टूल्स है उसको यूज कर लिया, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि सामने वाले बंदे के पास है या नहीं। अब एक आपकी रिपोर्ट देखने के लिए वो पावर बीआई जो 400 MB की सॉफ्टवेयर है, 800 MB की सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड तो नहीं करेगा, इंस्टॉल तो नहीं करेगा। सो आपको एक्सेल में टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पिवट टेबल में हम बताएंगे कि डेटा को समराइज करके कैसे हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक दो डैशबोर्ड आपको यहाँ बताएंगे। तो डैशबोर्ड कई सारे दिए गए हैं, लेकिन एक दो डैशबोर्ड आपको बताएंगे यहाँ पे इसमें से, इस तरह के डैशबोर्ड में से। ऐसे आपको जो है 300 से लेके 500 फॉर्मूले इसमें पढ़ाए जाएंगे, जिसमें लुकअप फॉर्मूले, ऑल लुकअप, एज लुकअप जैसे फॉर्मूले आएंगे सारे पढ़ाए जाएंगे। डेटा समराइजेशन फॉर्मूले जैसे काउंटिंग समीप जैसे जो फॉर्मूलेज है वो सारे पढ़ाए जाएंगे। एडवांस फॉर्मूले जिसमें एरे फॉर्मूला, कई सारे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले या लार्ज फॉर्मूले को एक सेल में कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें कराई जाएगी। रिपोर्ट ऑटोमेशन, आपको फॉर्मूले के जरिए अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करना, पूरी सारी चीज सिखाई जाएगी। डेटा इंपोर्ट करना, जिसमें किसी और एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा को एक्सेल पे लाना, जैसे पावर की क्यूरी वगैरह, एमएस क्यूरी वगैरह भी इसके अंदर कवर की जाएगी। उसके बाद इसमें चार्ट्स और डायनेमिक चार्ट्स भी कवर की जाएगी। साथ में फॉर्मूले से भी हमने आपको एक दो डैशबोर्ड बना के दिखाना है। ये टॉपिक रहेगी। हालांकि इसकी ड्यूरेशन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 45 मिनट की क्लासेज होती है, और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन ज्यादा है, लेकिन ये 1 to 1 क्लास का दिया गया। जब इसको ग्रुप क्लास में आते हैं तो जो क्लासेज है वो आपका हो जाता है 1 घंटे का पर डे। और 1 घंटे पर डे चलने के साथ इसमें जो आपका ये टॉपिक जो होगा 35 डेज के आसपास होगा। 35 डेज एवरेज है, मे बी ये आपको 37, 38 या 40 डेज भी जा सकता है, या हो सकता है कि 32, 33 डेज में भी खत्म हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, और कितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग की क्वेश्चंस कितने हैं उस पर डिपेंड की जाती है। और इसमें मोस्टली जो मैं एग्जाम्पल यूज करूंगा वो रियल टाइम एग्जाम्पल होंगे। रियल टाइम का मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल जो मोस्टली किसी न किसी कंपनी में यूज किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल मुझे कैसे पता रहेगा? जनरली एक ट्रेनर को रियल टाइम एग्जाम्पल के बारे में बहुत कम पता होता है। रीजन है क्योंकि वो किसी ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है। वो क्या करता है? वो जस्ट किताबों और बाकी रिसोर्सेज से पढ़ाता है। लेकिन मेरे केस में कुछ अलग है। पहले तो मैं 16 साल से इस फील्ड में हूँ, 16 ईयर से मैं क्लासेस दे रहा हूँ, और 20 ईयर्स में काम कर रहा हूँ। मेरा जॉब और ट्रेनिंग दोनों साथ साथ चला है और चल रहा है। तो 2000 आई थिंक 17-18 तक, 17 एंड 18 फर्स्ट वीक तक मैंने फेयर पोर्टल में काम किया था डेटा एनालिसिस टीम में। उसके बाद मैंने जहाँ जॉब छोड़ दी, और फिर मैं फ्रीलांस करने लगा। मेरे पास बहुत सारे कंपनीज है जिसकी क्रिटिकल रिपोर्ट को मैं ऑटोमेट करता हूँ। इसके अलावा मैं 1 लाख से ऊपर वर्किंग प्रोफेशनल्स को अभी तक क्लासेस दिया है। जी हाँ, 2007 में मैंने क्लास शुरू की थी ऑनलाइन, जब उस समय इंडिया में 2 GB बड़ा मुश्किल चलता था। 4500, जी हाँ, 4500 रुपये 512 kbps स्पीड के लिए मैं एमटीएनएल को पे करता था दिल्ली में। उस समय मैंने क्लासेस ऑनलाइन शुरू की थी। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन लाइव ट्रेनर हूँ, क्योंकि उस समय अगर इंटरनेट पे सर्च करते थे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती तो थी, बट नॉट ए लाइव क्लास, द रिकॉर्डेड सीरीज में मिला करती थी। उस समय मैंने लाइव सेशन शुरू किया। और मेरी शुरुआत में 3-4 बच्चे ही बैच में होते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं इस तरह के ग्रुप बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 10-12 बच्चे होते हैं। रीजन है
कि मेरी फीस 1 to 1 में एक दो बच्चों के साथ जो पढ़ाता था 10,000 है। जो कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कोरोना के बाद से उनकी जॉब वगैरह चली गई है, जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे। इसलिए मैंने एक ग्रुप सेशन शुरू किया। ओके, तो एक कोर्स इंट्रोडक्शन हो गया। कोर्स के बारे में कुछ पूछना है आप लोगों से, कुछ टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है आपको, पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए। चलिए, अब चलिए कुछ एक्सेल के कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेल का जो मैं वर्जन पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एक्सेल 21, जो कि लेटेस्ट एक्सेल है हमारा, या 365 भी उसको बोलते हैं। 365 तो एक पैकेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एक्सेल से करेंगे क्या। आप लोग एक्सेल यूज करते हैं, लेकिन आखिर अगर एक्सेल से होगा क्या। तो बेसिकली एक्सेल से हम डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, चार्टिंग एंड ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीआरएम की तरह कुछ बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड, कुछ हद तक या बहुत सारी चीजें होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके 4 स्टेप्स निकालते हैं। सबसे पहले आता है डेटा स्टोरेज। जी हाँ, डेटा स्टोरेज। हम एक्सेल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल को एज ए डेटाबेस नहीं रख सकते। हम एक्सेल को एज ए डेटाबेस नहीं रख सकते। रीजन क्या? बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले इसके अंदर लिमिट है कि आप 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। लाख 2 लाख डेटा रहने के बाद ये स्लो वर्क करने लगता है। दूसरी चीज ये फाइल फॉर्मेट में होता है, तो इजीली कोई डिलीट कर सकता है। तीसरा, इसकी क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए इसमें हमने पासवर्ड लगा दिया, सीड फाइल को भी पासवर्ड लगा दिया, तो पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं। जैसे मैंने इसकी ओपनिंग पासवर्ड इन्फो में जाके मैंने लगा दी, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। और पासवर्ड तो हम भूलते रहते हैं, कई बार हमने जीमेल के पासवर्ड को भी रिकवर किया है। इसलिए हम इसको डेटाबेस की तरह ही नहीं यूज कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? देखिए इसमें हम करेंगे मिसलेनियस एंट्री। जी हाँ, सबसे पहले मिसलेनियस डेटा को स्टोर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अकाउंटिंग यूज करते हैं, अकाउंट के लिए सैप या फी को यूज करते हैं। फिर भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो पेटी केस कहलाता है, उसकी एंट्री आप एक्सेल में रखते हैं। क्यों? अब 2 रुपए की फोटोस्टेट कराई है, 100 रुपए किसी को कन्वेंस के रूप में दिया है, अब इसकी एंट्री जो है आप टैली में, सैप में, फीको में नहीं कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है।
सो हम मिसलेनियस डेटा, ऐसे ही अगर हम पेरोलिंग की बात करें कि जो हम पेरोल सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अटेंडेंस जो है हम एक्सेल सीट पर रखते हैं। अटेंडेंस को ऑटोमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे कंपनी के बहुत सारे ऐसे स्टाफ होते हैं जो फील्ड वर्क में ज़्यादा काम करते हैं, क्लाइंट साइड में ज़्यादा काम करते हैं, अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं। तो उसका अगर हम बायोमेट्रिक से ऑटोमेट कर दें तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो हमारे हेड ऑफिस में नहीं, किसी ब्रांच ऑफिस में गया होगा। अब पता चले कि पहले वो हेड ऑफिस आएगा, अटेंडेंस लगाएगा, फिर ब्रांच ऑफिस जाएगा, ब्रांच ऑफिस के घर के जस्ट बाजू में है, तो खामखा इतना कन्वेंस वेस्ट होगा। इसलिए टाइम और कन्वेंस वेस्ट होगा। इसलिए अटेंडेंस को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, अटेंडेंस को मैनुअली ही एक्सेल पे लगाया जा सकता है, और जनरली लोग एक्सेल पे ही लगाते हैं या रजिस्टर पे लगाते हैं। फिर आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज। ऐसे लोग जो छोटे उद्यमी हैं मेरे जैसा, उनके पास डेटा काउंट काफी कम है, वो लोग डेटा को एक्सेल पे रखते हैं। पूरा का पूरा काम जैसे सैलरी ऑटोमेशन हो गया, जैसे कि आपका उनकी बिलिंग हो गई, वो सारा काम एक्सेल पे कर लेते हैं। तीसरा जो आता है डेटा एनालिसिस, जो कि बड़ी कॉर्पोरेट्स में और हर जगह पे यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स, सॉरी एनालाइज द डेटा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई रिपोर्ट बनानी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि एक रिपोर्ट हमने यहाँ पे तैयार की। कुछ एनालिसिस है जहाँ की सेल्स बता रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ, एवरेज रेट कितना हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, टारगेट कितना था हमारा। ये सेल्स था, ये हमारा टारगेट है, तो हम देख रहे हैं सेल्स टारगेट में ज्यादा का अंतर नहीं पड़ रहा है। और ये हमारा वीकली सेल दिख रहा है कि किस वीक का क्या सेल है हमारा। तो ये चीजें यहाँ पे आई है, डेटा है इस डेटा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमने अभी बनाया है रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स कनेक्टेड है कई सारे हमारे डेटा से। ठीक है, कई सारे डेटा से कनेक्टेड है। तो अब ये रिपोर्ट हम डायरेक्ट मान लीजिए कि मेरा सैप है या एसक्यूएल सर्वर है या किसी ने मेल पे डेटा मुझे भेजता है, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते ना। उसको हमें डेटा शीट में एक डेटा रखना होगा, ताकि अगर यहाँ किसी तरह के चेंजिंग हम करते हैं तो मेरा समरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो इसलिए हमें डेटा रखना पड़ेगा। तो इसको हम एनालिसिस डेटा को स्टोर करते हैं यहाँ पे। तो हम एक्सेल में डेटा को स्टोर करते हैं, मिसलेनियस, एसएमई एंड एनालिटिक्स डेटा। तो बारी आती है कैलकुलेशन। देखिए एक्सेल में कैलकुलेशन सबसे बेस्ट है। जी हाँ, सबसे बेस्ट है कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि अगर पावर बीआई ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए सिक्वल, ओरेकल, वहां पे फिल टू फिल कैलकुलेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेल टू सेल कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। इसके अलावा अगर फॉर्मूला अवेलेबल नहीं भी है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हम डायरेक्ट यूज करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर तरह की कैलकुलेशन को किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर सैलरी सैलरी बनाना चाहते हैं, सैलरी पूरा हैंडल करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे कि अटेंडेंस यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बनेगा। ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगा रखा है अटेंडेंस का, ऑटोमेटिकली अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस को यहाँ पे लीव में अपना सिर्फ लीव को एंट्री कीजिए कि कौन किस दिन छुट्टी पे था, अटेंडेंस ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। और जैसे जैसे मंथ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फैब किया, तो आप देखेंगे फैब का ही सिर्फ अटेंडेंस बनेगा। जी हाँ, फैब का ही। यहाँ पे देखिए 28 दिन आया। अगर मैं यहाँ पे अगर जैन मार्च करता हूँ तो 31 दिन का दिखा देगा। यहाँ पे 31 दिन का दिखा दिया। और जहां जहां छुट्टी पे हॉलीडे है, देखिए हॉलीडे जहां जहां हॉलीडे था वो हॉलीडे हॉलीडे हमारा आ चुका है। हॉलीडे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हाँ उसे उठा रहा है। और इसके हिसाब से आप जाएंगे एम्प्लॉय बेस में, यहाँ देखिए एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय के सारे पेज यहाँ पे हैं कि क्या क्या पे होगा। और उसके बाद यहाँ उसकी कैलकुलेशन उसके पे डेज के अकॉर्डिंग हो गया कि क्या बेसिक था, एचआर कितना था, जो ग्रांड टोटल कितना हुआ, एसआई कितना कितना, पीएफ कितना कटा, लोन लोन कितना कटा, कंपनी का ईएसआई कितना कटा, कंपनी का पीएफ कितना कटा, कितना सीटीसी हुआ, और टोटल कितना पे हमने किया।
ये पूरा कैलकुलेट हो जाता है। इसके साथ सैलरी स्लिप भी यहाँ बना सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नंबर डाला, सबकी सैलरी स्लिप यहाँ जनरेट हो गई। और यहाँ पे मुझे एमआई से मिल गया कि टोटल पे कितना किया, टोटल एम्प्लॉय कितने थे, कितने पेबल डेज हुए, पर डेज हमने कितना पे किया, ये पूरा यहाँ पे कितना परसेंट रेवेन्यू है, एडमिन में कितना खर्च हो रहा है, रेवेन्यू कितना खर्च हो रहा है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। डिपार्टमेंट वाइज कितना आपका शेयर है, वो यहाँ पे आउट शेयर आपको दिख रहा है। और ये पूरा आपका रिपोर्ट्स, और इसको और बेटर बनाया जा सकता था, इसलिए हमने सिंपली यहाँ पे बनाया। तो ये कैलकुलेशन, इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए किसी भी तरह के पूरी की पूरा आपको बताया कि पूरी सीआरएम पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर की तरह इसको रन किया जा सकता है। फिर आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप अपने कोई भी डेटा को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी हाँ, एनालिसिस कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं भी दिखा रहा हूँ। अरे डेटा एनालिसिस तो बात आती है कि हाँ हमने एक डेटा लिया, उसको एनालाइज करके इस तरह के एनालिसिस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज गुड। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके सामने दिख रहा है कि मैंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है, और रिपोर्ट मेरे प्रोडक्ट वाइज, मेरे सेल्स ऑफिसर वाइज और स्टोर वाइज। अब किसी ने बोला कि ठीक है मुझे दिल्ली का रिपोर्ट दिखाइए, तो जस्ट मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा, पूरी रिपोर्ट दिल्ली के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन पावर बीआई में ऐसा होगा, पावर पॉइंट में ऐसा होगा, पावर पावर BI में तो होगा, पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनरली लोग प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में करते हैं। वहां अगर मान लीजिए कि मुझे स्टोर वाइज चाहिए, मेरे 8 स्टोर या 10 स्टोर है, तो 10 अलग अलग मुझे स्लाइड या प्रेजेंटेशन तैयार करना हो। और मुझे दिल्ली क्लिक किया तो जैसे यहाँ पे अपडेट होता है, वहां चीजें नहीं होगी, वहां आपको फाइल ओपन या स्लाइड ओपन करना पड़ेगा। बट यहाँ हम दिल्ली के अंदर हम मोहन का शेयर लिखना चाहते हैं, तो पता चल रहा है कि इतने 4 पीस 4 के पीस बेचा है, जिसमें 0.8 मिलियन का रेवेन्यू था, रेट 224 का था, इसमें इतना प्रॉफिट था, प्रॉफिट का शेयरिंग 51% है। और यहाँ पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट एक्सल था जो कि 1 के था। और एक स्टोर हमारा कानपुर है। और तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि छोटा करना होगा, तो इसमें एरर दिखना पड़ेगा, क्या एरर बाद में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इजीली हम शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन हम एक्सेल में आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट में शेयर द डेटा। इसके बारे में मैंने बताया आपको कि डेटा शेयरिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्योंकि अगर हम डेटा शेयर ना करेंगे, रिपोर्ट भेजने नहीं भेज पाएंगे, तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? लेकिन हमारी एक्सेल हर जगह अवेलेबल है, हर कोई इसको ओपन कर सकता है। अगर किसी के सिस्टम में एक्सेल नहीं है, तो वो ओपन आरजी, सिम्फनी, एक्सेल व्यूअर जैसे सब्स्टिट्यूट यूज कर सकता है। कुछ भी नहीं तो गूगल सीट पे खोल सकता है। जी हाँ, गूगल सीट पे हमारी एक्सेल को खोल सकता है इजीली। अब इससे बात करते हैं कि नए नए जो नए फीचर्स जो आए हैं एक्सेल 21 में, वो क्या है। तो इस पे देखिए, मैंने यूआरएल दिया है, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो इसमें सारा दिया हुआ ये मैं फाइल भेज दूंगा थोड़ी देर में आपको। यहाँ देख सकते हैं ये सारे लेट फंक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं, जैसे इसमें हमारा लेट का फंक्शन आया है। लेट का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे आपका विजुअल भी इसका चेंज हुआ है। लेट का फॉर्मूला नया आया है, डायनेमिक एरे आया है, इसके अंदर एक्स मैच का फॉर्मूला आया है, शीट्स व्यू आया है इसमें, कि शीट्स को अच्छे तरीके से आप व्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे नए फीचर्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं। इसके मोस्टली फीचर जो भी यूजुअल है वो सारे चीज हम बताएंगे। अब ऐसा क्यों बोला, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि मैं नहीं पढ़ा था, क्यों? अब जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टैटिकल फॉर्मूला है, जैसे आपके इंजीनियरिंग फॉर्मूला है, फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको अगर यहाँ पे डीबी के बारे में बताऊं, डीबी क्या करता है, ये आपका निकालता है डिप्रिसिएशन निकालता है। आप एक इसमें इसमें फिक्स डिक्लाइन बैलेंस मेथड यूज करता है।
अब सब लोगों की मैथ इतनी अच्छी नहीं है और फाइनेंस बैकग्राउंड से है नहीं। अब मैं बताऊंगा तो पहले बोलेंगे सर फिक्स डिक्लाइन मेथड क्या, बैलेंस मेथड क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो अब उनको मुझे पूरी मैथ पढ़ानी पड़ेगी, पूरी फाइनेंस पढ़ानी पड़ेगी। ना फाइनेंस बैकग्राउंड मेरी है ना मेरे स्टूडेंट की है। इसलिए ऐसे फॉर्मूलेज हम छोड़ देते हैं जिसके पीछे मैथमेटिकल हो, इसके अंदर मैथमेटिकल पढ़ाना हो और उसका यूज हर जगह पे ना हो। मेरा फोकस होता है रिपोर्ट ऑटोमेशन पे। तो ऐसी कुछ चीजें हम छोड़ेंगे जिसका यूज इजिली नहीं होता है। बात करते हैं कि अगर इस कोर्स को करने के बाद किस तरह के एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ अपने रिपोर्ट्स के कटआउट रखे हैं। इस तरह के एनालिसिस को आप बड़ी आसानी से एक्सेल में बना सकते हैं आफ्टर द कोर्स। जी हाँ, आफ्टर द कोर्स इसको बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं इस तरह के एनालिसिस को पिवट यूज करके, फॉर्मूले यूज करके आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब ऑफर्स की। देखिए, हालांकि मेरे पास मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं पढ़ने के लिए, जिनके पास जॉब की टेंशन नहीं होती है। टेंशन होती है तो सिर्फ काम की, काम को कैसे करें। फिर भी मैंने नौकरी डॉट कॉम पे एमआईएस के बारे में रिसर्च किया है और ये सारे वैकेंसीज हमने देखे हैं कि करेंटली आए हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा पीछे बहुत कुछ पुराना हो सकता है। आप जो है नौकरी डॉट कॉम पे खुद सर्च कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर एक्सेल सीखने का क्या फायदा है, क्या करेंगे, इससे जॉब क्या मिलेगी। तो हम बोलते हैं भाई हमसे पूछोगे तो हम तो पॉजिटिव ही बोलेंगे ना। देखिए, एक सक्सेसफुल वकील से पूछिएगा कि वकालत कैसा है, तो वो आपको पॉजिटिव देगा, यार वकालत देखो मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, इतना कमाता हूँ, इतने इज्जत है, इतने बड़े लोगों से जान पहचान है। वही एक झोला साहब जो होते हैं वकील, जो नोटी वोटी करते हैं, उनसे आगे पूछेंगे तो बोलेंगे यार मेरी पेट तो बड़ी मुश्किल से चल रही है, तुम क्यों इस प्रोफेशन में कूद रहे हो, कोई अच्छा सा प्रोफेशन दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब। तो हम लोगों को क्या है कि जो हम लोग कोर्स करते हैं, किसी ने सजेस्ट किया या किसी ने देखा कि भाई वो इतना इस ये सॉफ्ट यूज करके इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा सैलरी पैकेज उसका है, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे हम भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक जमाने में सैप का बड़ा क्रेज था, ये एसएपी का। इंस्टीट्यूट से आज 2010-11 में 50-50 हजार रुपए लेते थे और सिखाते थे। लेकिन मैंने इसका शुरुआत नहीं की। रीजन ये था कि जब मैंने नौकरी डॉट कॉम पे, मोनेस्टर डॉट कॉम पे उसको जो मैंने एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि मोस्टली जॉब वहां पे वर्किंग प्रोफेशन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोफेशनल्स को मिल रहा है, मतलब कि जो एक्सपीरियंस होल्डर है उन्हीं को मिल रहा है। फ्रेशर के लिए बहुत कम जगह। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने बोला कि नहीं, ये नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास जॉब ही नहीं रहेगी तो फिर क्या करूंगा। क्योंकि कोई कंपनी मुझे पहले बार रखेगी तब ना। लेकिन जो डेटा एनालिसिस है जो कि एक्सेल के साथ चलता है, उसमें देखिए कि मोस्टली जगह पे 0 to 1, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है, नॉन एक्सपीरियंस बंदे को भी रख लेते हैं और एक्सपीरियंस बंदे भी डिमांड करते हैं। अच्छी कंपनी वहां पे एक्सपीरियंस बंदे डिमांड करते हैं, जहाँ पैकेज भी ठीक ठाक होता है। और यहाँ पे आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस, हालांकि मेरी क्लासेस के बाद आप 1-2 साल एक्सपीरियंस का झूठ भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी ऑफिस में यूज में रहते हैं। तो आप अगर बोल देते हो तो आपकी नॉलेज से वो समझ जाएगा कि हाँ ही हैज एक्सपीरियंस, काम चलाया जा सकता है। हालांकि मैं ऐसी सलाह एज ए टीचर आपको नहीं दूंगा, लेकिन इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज। अब इसमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ क्या डिमांड है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 100-200 कंपनी की जो वैकेंसीज है उसको ओपन करें। ओपन करने के अंदर उसके अंदर जो है, जो भी चीजें हैं वो देखें कि क्या क्या डिमांड वो कर रहे हैं, क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या एजुकेशन वो मांग रहे हैं, और क्या क्या होना चाहिए, स्किल्स क्या क्या मांग मांग रहे हैं, उसके बारे में अब एक बार देख लीजिए तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन एमआईएस के ऊपर जाइएगा तो आपको जो है एक्सेल का डिमांड ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो डेटा एनालिटिक्स में आपको बाकी जैसे सैप वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह भी मांग लेता है, लेकिन
MIS के अंदर आप आते हैं तो MIS में मोस्टली आपका एक्सेल की डिमांड नहीं होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, एक्सेल की डिमांड वो कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे स्किल्स। अच्छा, इसमें नहीं है, इसमें मांगे एक्सेल तो इसमें ही मांगे हैं, MIS बिना एक्सेल के हो ही नहीं सकता है। हालांकि उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, बट एक्सेल तो यहाँ भी मांगे हैं। यहाँ देख, मुथूट फाइनेंस के अंदर नॉलेज ऑफ द एमएस एक्सेल। तो इस तरह के 100-200 वैकेंसीज को आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। ठीक है ना। किसी की सलाह पे कोई कोर्स को नहीं करना चाहिए। मैं जब भी कोई कोर्स किया था या करता हूँ तो इसी तरह की जॉब वैकेंसीज के अंदर रिसर्च करता था और देखता था कि अगर मैं एक्सेल सीख लूँ तो एक्सेल के साथ और क्या सीखने की जरूरत है और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम अपनी कोर्स को चूज करते थे। और ये सलाह मैं आप लोगों को भी देता हूँ। किसी ट्रेनिंग सेंटर या किसी टीचर से पूछेंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आपको सही सलाह नहीं देगा, वो अपना फायदा देखेगा। इंक्लूडिंग मी, मैं भी अगर एज ए प्रोफेशनल बिहेव करूं तो ये यूज कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं टीचर होता हूँ, वहां पे जो फैक्ट है वो बात करता हूँ। तो मैं सबको सलाह देता हूं कि आप जब भी कोई कोर्स करें या अपना करियर चुने तो जरूर आप जो है एक बार Naukri.com को रिसर्च कर लें। दूसरा, टूल्स को अपडेट करना। अब जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि आप जॉब चेंज करने के लिए ही आप जो है एक्सेल सीखें या बाकी चीज सीखें। अपने आप को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप 2007 पे एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेल में थोड़ा बहुत काम आपको है, आपका प्रोफाइल कोई और है, आप एक्सेल में दिनों ने एक रिपोर्ट बनाते हैं, थोड़ा बहुत काम है और 2007 आपके पास है, उस पर आप काम का काम चल रहा है। तो अभी न चल रहा है काम, हो सकता है 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद आपकी प्रोफाइल चेंज हो जाए, आपको प्रमोशन दे दिया जाए, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए और आपको ऐसी जगह भेजा जाए जहां पे एक्सेल का अच्छा खासा यूज है और आपको अपडेटेड एक्सेल दे दिया जाए यूज करने के लिए। अब उस समय आप सीखने की हालत में ना हो, आपके पास टाइमिंग की प्रॉब्लम हो, फंड्स की प्रॉब्लम हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, ऐसे केसेस, क्योंकि सीखने के लिए तो सिचुएशन भी होनी चाहिए ना, नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगी ना उस समय काम को मैनेज करना। और काम करते करते सीखने में तो लगेगा टाइम, सालों लग सकते हैं। इसलिए आप अपने जिस टूल्स का यूज कर रहे हैं उस टूल्स को आप हमेशा अपडेट करें। जैसे अगर मैं कोई गाड़ी चला रहा हूं तो उस यह गाड़ी खरीद रखी है तो उस गाड़ी के बारे में मुझे पता होना चाहिए, ताकि कुछ अप्रिय घटना होने से पहले हम गाड़ी की कंडीशन देख के समझ जाए कि गाड़ी को इस चीज की रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से आप जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर जो टूल्स यूज कर रहे हैं या बाकी लोग यूज कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे बट बाकी कर रहे हैं, तो कंपनी आपकी यूज कर रही है तो आपको भी अपडेट होना चाहिए। आप जिस प्रोफाइल पे हैं उस प्रोफाइल पे क्या क्या यूज किया जा सकता है, इसका रिसर्च करके आप अपने आप को डेवलप करें, अपडेट करें। रीजन, क्योंकि अगर आप मार्केट के साथ ना चलेंगे तो किक आउट हो जाएंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कोटेक जो कैमरा का कंपनी थी वो मार्केट से किक आउट हो गई, एम्बेसडर का, राजदूत, नोकिया भी गायब हो गई। मोस्टली बहुत कम ही फोन उसके आते हैं, पहले वाला क्रेज तो है नहीं जो नोकिया गायब उस समय का क्रेज था। ठीक है। तो उसी तरीके से हम भी गायब हो सकते हैं अगर हम अपने आप को अपडेट ना करें। वो कंपनी हमेशा अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए नए नए चीजें जरूर लाएगी। कंपनी का एक ही मोटिव होता है कि टाइम सेविंग और कॉस्ट कटिंग, वो हमेशा एक करता रहेगा। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रहेंगे, कंपनी के लिए वैल्यूबल नहीं रहेंगे, तो किक आउट हो जाएंगे।
और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, आप किसी चीज में महारत हासिल नहीं किए हैं, तो दूसरे कंपनी में सेम पोजीशन और सेम सैलरी पैकेज मिलना बड़ी मुश्किल है। एक केस स्टडी में बता रहा हूं कि हमारे एक जानकार है, जो कि जनतक में काम करते थे जी मनी के लिए, स्टेट बैंक स्वे कार्ड में। उनकी एज तकरीबन वही 45 46 के आसपास होगी। पिछले 24 25 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, नीचे से ज्वाइन किए थे, और वो एक डिपार्टमेंट में चले गए थे और अच्छा खासा प्रोफाइल उनका था। बट वो सिर्फ उस कंपनी का जो काम है उसी काम पे अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए थे और एक्सपर्ट थे। अब हुआ कि जनपैक्ट और जी मनी ने क्या किया, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, एसबीआई कार्ड से हटा दिया। एसबीआई कार्ड अपना इंडिपेंडेंट आ गई। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि कंपनी हटा, तो एसबीआई कार्ड ने इन लोगों को, कुछ स्टाफ्स को लेने से मना कर दिया, या एसबीआई कार्ड के जो वेंडर थे वो लेने से मना कर दिया। अब प्रॉब्लम हो गई कि ये हो गए जॉबलेस। अब एक किसी और कंपनी में जाएंगे जॉब करने के लिए, तो प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और कंपनी में क्या करते थे, वो सेम काम आपको दूसरे कंपनी में थोड़ी मिलेगा। एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट काम चेंज हो जाता है। अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या आप एडमिन में जाके काम कर सकते हैं, सेल्स में काम जाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट का काम अलग है, सेल्स का काम अलग है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां पे शुरुआत करनी पड़ेगी। वही हाल उनके साथ हुआ। अब उनकी फैमिली, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा बढ़ गया और जॉबलेस हो गए। तो उस समय ये रियलाइज हुआ कि उनको अपडेट होना चाहिए था। अगर वो जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, या जो प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सिमिलर कंपनी में क्या क्या प्रोफाइल चल रही है, उस पर एनालिसिस करके अपने आप को अपडेट करते रहते, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देवेंद्र जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो आज की हमारी इंट्रो क्लास थी।